हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमने अब तक देखा एसिड, बेस एंड सॉल्ट एंड इट्स केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं आज इंडिकेटर्स के ऊपर। किसके ऊपर? इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं इंडिकेटर्स होता क्या है। ठीक है, जैसे कि इंडिकेटर की डेफिनेशन मेरे सामने लिखी है। इंडिकेटर indicates the nature of particular solution whether acidic, basic और neutral। ठीक है, इंडिकेटर का काम है किसी अदर केमिकल, अदर सब्सटेंस के नेचर की जानकारी देना। ठीक है, तो हमारे पास वे केमिकल या सब्सटेंस जो दूसरे केमिकल के नेचर को जानने में क्या करे, हेल्प, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, अब ऐसा इंडिकेटर हमारे पास कई तरह से हो सकता है। मैनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, जैसे कि कुछ इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर के रूप में होते हैं जो कि हमको नेचर से मिलता है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर क्या हम लेबोरेटरी में फॉर्म करते हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। उसके अलावा भी हमको कुछ और इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो आइए हम एक एक इंडिकेटर को यहाँ समझें और उनके लिए किस तरह से हमको क्वेश्चन मिलते हैं उनकी बातों को देखें। ठीक, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मेरे पास जो सबसे पहला टाइप है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, इस तरह का इंडिकेटर हमको स्मेल चेंज के साथ किसी केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है? मदद। ठीक है, सेकंड मेरे पास जो इंडिकेटर है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इंडिकेटर है क्योंकि इंडिकेटर जनरली क्या करते हैं, हमें किसी केमिकल सब्सटेंस के नेचर की जानकारी देते हैं, बट हमें जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं उनकी मदद से क्या उस तरह के केमिकल की स्ट्रेंथ की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसलिए मैं क्या इनको एक स्पेसिफिक इंडिकेटर के रूप में देखता हूं। ठीक, लास्ट वन हमारे पास है नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल जो नेचर से मिलता हो ऐसा इंडिकेटर, और सिंथेटिक इंडिकेटर में हम उन इंडिकेटर की बात करेंगे जिसको क्या ह्यूमन बीइंग द्वारा लेबोरेटरी में फॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, अब हम एक एक इंडिकेटर को यहां समझेंगे और उस पर किस तरह के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है वेनिला, ऑनियन और क्लोव। ठीक है, हमें ये क्या अपनी स्मेल चेंज कर क्या किसी मीडिया की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ओनियन का पेस्ट लेता हूँ। ठीक है, हम ओनियन के पेस्ट की स्मेल लेंगे तो क्या हमको ओनियन जैसी मिलेगी। ठीक है, बट मैं इस ओनियन के पेस्ट में बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाता हूँ जिसका नेचर एसिडिक हो। ठीक, ऐसा कर जब मैं स्मेल लेता हूँ तो क्या मुझे अब कोई डिफरेंट स्मेल मिलेगी। ठीक है, फिर से हम क्या एक नया फ्रेशली ओनियन पेस्ट लेते हैं, उसमें बाहर से ऐसा कोई सब्सटेंस मिलाते हैं जिसमें कि बेसिक नेचर हो। इसके मिलाने के बाद हम फर्दर स्मेल लेते हैं तो अब की बार क्या और डिफरेंट स्मेल मिली। ठीक है, मतलब ये है कि हर बार ओनियन के पेस्ट के साथ स्मेल चेंज हो रही है। जब हमने ओनली ओनियन पेस्ट लिया तो हमको स्मेल ओनियन की तरह मिली। ठीक है, बट सेकेंड टाइम जब हम एसिड के साथ ओनियन पेस्ट मिलाते हैं तो डिफरेंट स्मेल थी। एंड लास्ट में जब हमने कोई बेसिक सब्सटेंस के साथ ओनियन पेस्ट मिलाया तो क्या वहां और भी डिफरेंट तरह की स्मेल थी। तो इस तरह हमें अलग अलग स्मेल, डिफरेंट स्मेल से
क्या मीडिया के नेचर की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि क्या हम स्मेल चेंज के साथ देख रहे हैं। तो ऐसा जो भी सब्सटेंस हमें कर देगा उसे हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहेंगे, जिसके कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज करते हैं, जो कि अपनी स्मेल चेंज के साथ हमको क्या मीडिया के नेचर का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं पहले उसको समझ लें। तो दोज इंडिकेटर विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल बट यहां पर डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये इंडिकेटर केवल हमें अदर केमिकल के नेचर की इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि हमको उसके एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के स्ट्रेंथ की भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब स्ट्रेंथ मतलब हमारे पास जो एसिड है वो एक वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी हम पता क्या इस तरह के इंडिकेटर से लगा सकते हैं। हमारे पास कोई बेस है, अब कोई बेस वीक है और स्ट्रॉन्ग है, इस बात को भी हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से पता कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए कितने काम हैं? 2। ठीक है, फर्स्ट तो यह हमें मीडिया के नेचर की इंफॉर्मेशन देगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ जो है वो ये कि हमें उस नेचर के लिए वीक और स्ट्रॉन्ग की भी क्या जानकारी मिलने वाली है। ठीक, अब ऐसे इंडिकेटर के रूप में हम पीएच पेपर को देखते हैं। किसको? पीएच पेपर को। अब ये कैसे वर्क करता है, आइए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करें। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पीएच स्केल है, ठीक है, आप सबको दिख रहा है। पीएच स्केल में रेंज होती है 0 to 14। ठीक है, हमें हर पीएच पर क्या एक डिफरेंट तरह का कलर मिलता है, जिससे हम वहां पर किस तरह का मीडिया नेचर है या किस तरह का हमें वहां पर एसिड बेस मिला है इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक येलो पीएच पेपर लिया। ठीक है, क्या लिया? येलो पीएच पेपर। इसको एक ऐसे केमिकल में डीप कराया जो कि एसिडिक था। तो ये एसिडिक मीडियम में जाकर सबसे पहले अपना कलर चेंज करेगा, और इसने जो हमको कलर चेंज कर दिया वो कैसा था? रेड। तो जब भी येलो पीएच पेपर को किसी केमिकल में डिप करने पर कलर कैसा ऑब्टेन्ड हो? रेड। तो हम वहां पर क्या उसके नेचर को एसिडिक देखेंगे। तो ये तो हो गया नेचर। बट हमको जब ऐसा स्ट्रॉन्ग रेड कलर मतलब इतना डीप रेड कलर मिले तो हम वहां उसकी स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा कलर तभी ऑब्टेन्ड होगा जबकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और एसिड होता तो इतना डार्क रेड कलर हमें ऑब्टेन्ड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या यहाँ पर ये जो हमारा पीएच पेपर है इससे हमें केमिकल के नेचर के साथ उसकी स्ट्रेंथ की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह मान लो इस येलो पीएच पेपर को मैं एक ऐसे केमिकल में डीप करता जो कि नेचर में बेसिक होता, तो वो हमें क्या इस तरह का डार्क ब्लू कलर देता। ठीक है, जिससे हम उसके नेचर को बता सकते थे कि वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का। ठीक है, बट यहां पर अगर डार्क ब्लू आता है तो हम एक और बात की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये किस पीएच का है? 14 पीएच, अर्थात क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमको ये कलर मिला है। ऐसे आपको हर पीएच के साथ कोई ना कोई कलर मिलेगा, हमें उस कलर को आइडेंटिफाई करके क्या वहां किस तरह का एसिड बेस मिला है उसको भी हम बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, इसको भी हम क्या इस मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक बहुत ही क्या हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे हमें कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की। देखें यहाँ तो जो हमारे पास
थर्ड इंडिकेटर है जिसको हम नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। ठीक, हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर के कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेचुरल मतलब जो कि हमको नेचर से मिला हो। ठीक है, सिंथेटिक जिसको हमने लेबोरेटरी में फॉर्म कराया हो। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं, उनका हमको किस तरह से किसी केमिकल सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाता है, उसको यहाँ हम एक चार्ट की मदद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत आसान, बहुत सरल होने वाला है। अगर ये चार्ट आपने अच्छे से यहाँ से रीड कर लिया तो आपको इंडिकेटर के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंडिकेटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्या कर पाओगे। तो समझे इस चार्ट को। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस एंड टर्मरिक एंड रेड केवेज जूस, ये सब हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ये सब हमको नेचर से मिला है। ठीक है, बट ये हमारा फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज जो है वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो एक रेड लिटमस की करने वाले हैं। रेड लिटमस को जब हम किसी एसिडिक मीडियम में डिप करते हैं तो वहां पर हमें रिमेन्स रेड अर्थात कोई चेंज नहीं मिलता, नो चेंज। हमारा रेड लिटमस एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता है। बट अगर मैं किसी बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ कैसा लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर रखता हूं तो मुझे वो रेड लिटमस पेपर चेंज होकर किस कलर में मिलेगा, ब्लू। तो बेसिस का काम है रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करना। ठीक है, इस तरह से हम रेड लिटमस पेपर की मदद से क्या उस तरह के केमिकल सब्सटेंस की पहचान कर सकते हैं जो कि क्या हो, नेचर में बेस हो। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो जरूर क्या एक एसिडिक नेचर वाला केमिकल है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड लिटमस पेपर जो कि ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में क्या रेड हो जाएगा। ठीक है, ये है एक एसिड की पहचान, किस लिटमस के साथ, ब्लू के साथ। बट अगर हम बात करें बेस की तो बेसिक मीडियम में ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं देता है, नो चेंज, रिमेन्स ब्लू। ठीक है, जब ब्लू लिटमस को आप एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस या सॉल्यूशन में डिप करते हो जहां वो कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है तो हम सिंपली कह देंगे कि ये मीडिया, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये जो हमारा केमिकल है, ये एक बेस है। ठीक है, तो हमारा रेड लिटमस ब्लू कब होगा, जब वो बेस में जाएगा। और हमारा जो ब्लू लिटमस है वो रेड कब होगा, जब वो एक एसिडिक मीडियम में जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा लिटमस से किसी भी केमिकल सब्सटेंस को कैसे पहचान करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे टर्मरिक की। किसकी, टर्मरिक, जिसको अपन हिंदी में हल्दी बोलते हैं, जिसका कलर येलो होता है। अब हमने देखा हो कि जब टर्मरिक हो और उसमें हम लेमन डालते हैं, क्या डालते हैं, लेमन मतलब एसिड, तो वहां पर कोई कलर में चेंज नहीं होता। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक नेचर के हो और उसको हम टर्मरिक के साथ मिलाएंगे तो वहां पर कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट हम टर्मरिक के साथ ऐसे सब्सटेंस मिलाएं जो कि बेसिक नेचर का हो, जो कि कैसा हो, बेसिक नेचर का, तो वो कलर चेंज कर क्या हमें रेड कलर देगा। ठीक, तो आप टर्मरिक के साथ हमारा लाइम, जिसको हम चूना बोलते हैं, कभी मिलाइए तो आपको वहां पर कलर कैसा ऑब्टेंड होगा, रेड। ठीक है, ये एक बेस के लिए क्या हमारी पहचान होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे रेड केबेज जूस। तो रेड केबेज जूस जो है एसिडिक मीडियम में रेड एंड पिंक कलर में चेंज होकर मिलता है। रेड केबेज जूस को जब हम किसी सब्सटेंस के साथ मिलाएं और उसका कलर रेड पिंक होता है तो हम वहां पर नेचर एसिडिक कहेंगे। ठीक, ऐसे ही जब हम रेड केबेज जूस को किसी सब्सटेंस में मिलाते हैं और वहां पर ग्रीन कलर ऑब्टेन होता है तो हम उसका नेचर बेसिक कहेंगे। ठीक है, और हमारा रेड केबेज जो है न्यूट्रल के साथ
किस तरह का कलर देगा? पर्पल कलर। अगर कोई न्यूट्रल मीडियम है और वहां रेड केवेज जूस मिलाया गया है तो हमको कलर कैसा मिलेगा? पर्पल। ठीक है, तो अभी तक हमने बात जो करी थी वो क्या एक नेचुरल इंडिकेटर की बात की थी। अब हम सिंथेटिक की करेंगे। ठीक, अब सिंथेटिक में आपको सबसे पहले फिनोल्फ्थेलिन दिया गया है। ठीक, फिनोल्फ्थेलिन जो है नेचर में एसिडिक है। फिनोल्फ्थेलिन का नेचर कैसा है? एसिडिक। और ये अपने नेचर के अगेंस्ट या नेचर के अपोजिट क्या हमें सब्सटेंस केमिकल का आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। कोई भी एसिडिक नेचर का इंडिकेटर बेसिक नेचर की क्या आइडेंटिफिकेशन कराता है, अर्थात वो बेसिक इंडिकेटर होता है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि हमारा अगर जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो एसिडिक नेचर का है तो वो हमें बेसिक मीडियम की इंफॉर्मेशन देगा, और अगर बेसिक नेचर का हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है तो वह हमें एसिडिक मीडियम में वर्क कर देगा। ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर का बेसिक इंडिकेटर कहलाता है और बेसिक नेचर का एसिडिक इंडिकेटर कहलाता है। ठीक, तो हमारा फिनोल्फ्थेलिन क्या एक बेसिक इंडिकेटर है जो कि बेस की पहचान कराता है। ठीक, एसिड में कलरलेस, नो चेंज, कोई कलर में चेंज नहीं देगा। बट अगर फिनोल्फ्थेलिन को मैं कहाँ मिलाऊंगा? किसी बेस में, तो उसका पिंक कलर आएगा। फिनोल्फ्थेलिन को बेस में मिलाने पर कैसा कलर? पिंक, जो कि जनरली गर्ल्स के लिए क्या एक फेवरेट कलर होता है। उसके साथ हम उसको याद रख सकते हैं कि पिंक फिनोल्फ्थेलिन के साथ आता है। PP कहाँ पर? बेस में। ठीक है, यहां बात करेंगे हम मेथिल ऑरेंज की। ठीक, मेथिल ऑरेंज एक एसिडिक इंडिकेटर है जो एसिडिक मीडियम की पहचान कराता है। ठीक है, जो कि एसिडिक मीडियम में हमको किस कलर में मिलेगा? रेड। ठीक, और बेसिक में किस कलर में मिलेगा? येलो। ठीक है, आप इसको क्या इस तरह से भी याद रख सकते हैं, माई एप्पल कलर इज रेड, माई बनाना कलर इज येलो। ठीक, ए से एसिड और कलर रेड, बी से बेस और कलर येलो। ये है इसके ट्रिक मेथिल ऑरेंज को याद करने की। ठीक है, इस तरह से हमको हर तरह के इंडिकेटर का किस मीडियम में किस तरह का कलर होता है वो मालूम होना चाहिए, जो कि हम इस चार्ट से बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस की बात करें। देखो, हमारे पास यहाँ पर एक और चार्ट है जिसके लिए मैंने कुछ एसिड लिया है और कुछ बेस लिया है। अब आपको एसिड के साथ कुछ इंडिकेटर मिला है जिसके साथ आपको क्या चेंजेस देखना है, और हमने अभी जो चार्ट पढ़ा क्या उसमें सारे प्रकार के इंडिकेटर से किस तरह का चेंज आता है वो हमने सीख लिया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं जल्दी से। यहां हमारे पास सबसे पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हमने कहाँ रखा? ब्लू लिटमस में। हमें मालूम है एक एसिड ब्लू लिटमस में रेड हो जाता है, जिसको हम ABR कर याद रखते हैं। ABR एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि HCl को जब रेड लिटमस पेपर में हम डीप करते हैं तो नो कलर चेंज। ठीक है, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। हम जब HCl के साथ क्या मिलाते हैं? फिनोल्फ्थेलिन। क्या हमें फिनोल्फ्थेलिन एक बेसिक इंडिकेटर के रूप में मिला है, इसलिए यहां भी HCl के साथ कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, बट मेथिल ऑरेंज एक एसिडिक इंडिकेटर है, जरूर कलर चेंज होगा, और हमें मेथिल ऑरेंज के साथ HCl का कलर चेंज होकर क्या मिलेगा? रेड। ठीक है, अब अगला हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, जो कि फर्दर क्या एक एसिड है। ठीक, अब एसिड के साथ हम ब्लू लिटमस ले रहे हैं, ABR होगा, एसिड ब्लू को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, अब रेड लिटमस पर क्या एसिड कोई चेंज नहीं करेगा, नो कलर चेंज। ठीक है, अब फिनोल्फ्थेलिन जो कि एक बेसिक इंडिकेटर है, जो कि एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करेगा, तो रिमेन्स कलरलेस, नो कलर चेंज। बट मेथिल ऑरेंज एसिडिक हमारा इंडिकेटर है, जो कि किस कलर का? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस की। ठीक है, NaOH हमारा एक बेस है। ठीक है,
अब बेस को जब हम ब्लू लिटमस के साथ रखते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता, बट एक बेस को जब रेड लिटमस में डालते हैं तो क्या हमारा BRB हो जाता है। BRB मतलब एक बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, ये रहा ब्लू। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक बेस को जब हम फिनोल्फ्थलीन के साथ रखते हैं तो जरूर कलर चेंज होगा, क्योंकि फिनोल्फ्थलीन एक बेसिक इंडिकेटर है जो बेसों की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बेसों के साथ कैसा कलर फॉर्म करेगा, पिंक कलर, ये है उसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब मेथिल ऑरेंज के साथ हमको बेसों के साथ कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक एसिडिक इंडिकेटर है। फिर हम बात करें KOH की, क्या यह भी हमारा एक बेस है। ठीक, अब इसके साथ हम जब ब्लू लिटमस रखेंगे नो कलर चेंज मिलेगा, बट अगर हम रेड लिटमस लेंगे तो उसको KOH द्वारा ब्लू कर दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम फिनोल्फ्थलीन के साथ KOH मिलाएंगे तो हमारा जो कलर ऑब्टेंड होगा वो पिंक होगा, बट मेथिल ऑरेंज के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमें क्या यहाँ पर ये दिए गए एसिड बेस के लिए इंडिकेटर का कलर कहाँ चेंज किस कलर में होगा वो देखना है, क्योंकि यही एग्जाम में हमारे लिए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH। ठीक है, इंडिकेटर कंप्लीट होता है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है pH। अब pH क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। ठीक है, हम pH स्केल द्वारा कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे मैंने यहाँ एक सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसके कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। ठीक, तो हम pH स्केल द्वारा किसी भी सॉल्यूशन के लिए कितना H+ आयन है इस कंसंट्रेशन को मेजर कर क्या pH निकालते हैं। ठीक, उस pH के आधार पर क्या हम उस सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम किसी भी केमिकल के लिए, किसी भी मीडियम के लिए उसका नेचर क्या pH के आधार पर डिसाइड करते हैं। ठीक, जैसे कि <7 pH है किसी मीडियम के लिए pH, तो हम उसको एसिडिक कहेंगे, बट किसी मीडियम का pH <7 है तो उसको हम बेसिक कह देंगे। बट किसी सॉल्यूशन, किसी मीडियम के लिए pH 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। और ये pH क्या हम किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, तो pH कैसे ज्ञात करते हैं, pH कैसे फाइंड करते हैं, आया समझ में। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो H+ आयन कंसंट्रेशन है उसको मेजर कर उस सॉल्यूशन का pH निकालते हैं, और pH के बेस पर क्या हम उस सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो pH स्केल है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, SPL सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, अब इसको कैसे किसी सॉल्यूशन के लिए हमें देखना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ pH स्केल, अगर हमारे पास क्या हो <7 pH हो, <7 pH हो तो क्या हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे pH 7 से डिक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, समझ में आया कि जैसे जैसे pH 7 से डिक्रीज होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और हमारा एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है इसके लिए, फॉर अल्कलाइन सॉल्यूशन pH < 7, हमारे पास किसी सॉल्यूशन के लिए pH जो है 7 से अधिक हो तो हमें वहां पर नेचर बेसिक कहना है। जैसे जैसे pH 7 से इंक्रीज होगा वहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और उस सॉल्यूशन के लिए बेसिक जो हमारा है बेसिसिटी वो इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है,
क्लियर। जैसे जैसे पीएच को 7 से इंक्रीज करेंगे क्या सॉल्यूशन का बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक, अब लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है ये, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH इक्वल टू 7। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन का pH 7 है तो उसके लिए हमें नेचर न्यूट्रल कहना है। ठीक है, तो हमारे पास स्केल भी है। देखो 7 से कम pH पर हम एसिडिक नेचर देखते हैं, जहां पर H+ आयन कंसंट्रेशन अधिक होता है OH- कंसंट्रेशन से। और जब हम 7 से हाईली pH पर जाते हैं तो हमें कैसा नेचर मिलता है, बेसिक, जहां पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या हमारे लिए मैक्सिमम या अधिक होगा H+ आयन कंसंट्रेशन से। और pH 7 पर न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि H+ आयन इक्वल टू OH- आयन। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या यहाँ से pH को देखना है। अब जनरली हमसे pH के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे यूजेस सब्सटेंस के ऊपर पूछे जाते हैं। हमारी बॉडी में कई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए हमको pH देखना है। ठीक है, और साथ ही हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उनके लिए भी हमारे पास pH होता है। और हमें अगर किसी सब्सटेंस का pH मालूम है तो हम उसके लिए क्या उसका नेचर बता सकते हैं। तो आइए कुछ सब्सटेंसेस के लिए मैं आपको जल्दी से यहाँ pH बताता हूँ। देखें, हमारे पास कई सारे सब्सटेंस है जिसके लिए हम pH देखने वाले हैं। ठीक, पहला है गैस्ट्रिक जूस, इसका अप्रॉक्सीमेट pH 1 to 3 होता है। ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब लेमन जूस के लिए pH है 2.2 से 2.4, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। विनेगर के लिए pH है 3.0। बियर के अंदर pH 4 to 5 होता है। ठीक है, फिर हमारे पास टमाटो जूस है जिसके लिए pH 4.1 होता है, यह भी एसिडिक कैरेक्टर का होता है। फिर कॉफी का pH 4.5 से 5.5, यह भी एसिडिक कैरेक्टर का है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक रेन pH हो गया 5.6, एसिडिक नेचर। फिर मिल्क 6.5, ये एसिडिक नेचर का है। सलाइवा 6.5 से 6.5 टू 7.5। अब सलाइवा का हमको दो तरह से pH मिलता है, एक हम जब भोजन कर लेते हैं तब, और एक भोजन के बाद। ठीक है, मतलब एक भोजन के पहले का और एक भोजन के बाद का। जब हम भोजन के पहले का सलाइवा pH देखते हैं तो वो बेसिक नेचर का होता है, बट जब हम भोजन कर लेते हैं माइल्स के बाद देखते हैं तो हमको क्या वो एसिडिक नेचर का मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब हमारे पास जो अगले कुछ सब्सटेंसेस है, प्योर वाटर के लिए pH अप्रॉक्सीमेट 7 देखते हैं अपन। ब्लड के लिए 7.3 से 7.4, ब्लड का pH हमसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, ये लाइट बेसिक नेचर का होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन pH 8.4 होता है, बेसिक नेचर। सी वाटर pH 9.0, बेसिक नेचर। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन pH 10.5, बेसिक नेचर। लाइम वाटर pH होता है 12, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, हाउस होल्ड अमोनिया 11.9, यह भी एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में देखा जाता है। और लास्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि pH 14 रखता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमने सब्सटेंसेस के अंदर pH देखा, pH मालूम चल जाए तो उसका नेचर बड़ी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे इंडिकेटर और हमारा ये जो pH है इस पर किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है मेथिल ऑरेंज इज। तो मेथिल ऑरेंज क्या हमारा एक एसिडिक इंडिकेटर है। ठीक है, मतलब यह हमको किसकी पहचान कराता है, एसिडिक मीडियम की। ठीक, मतलब इसके लिए आंसर बहुत इजी होने वाला है। तो हमको देखना है मेथिल ऑरेंज के लिए एसिडिक इंडिकेटर, एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन क्या एन एसिडिक इंडिकेटर हो गया, बाकी ऑप्शन को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। हमको
उस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना है जो कि मीडियम में पिंक कलर दे। ठीक, तो हमें मालूम है कि फिनोल्फ्थेलीन जो है बेसिक मीडियम के अंदर अपने आप को क्या पिंक कलर में चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब हमें कौन सा इंडिकेटर है जो कि मीडियम में पिंक कलर ऑब्टेन कर देता है, तो वो है फिनोल्फ्थेलीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को ब्लू कौन करेगा, तो हमको मालूम है BRB। ठीक है, बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है और बेस के लिए हम pH क्या मोर देन 7 देखते हैं। मोर देन 7 pH क्या हमारे लिए बेस का pH होता है। ठीक है, और हमें इन 4 ऑप्शन में वो pH देखना है जो कि 7 से अधिक हो। तो हमें क्या यहाँ पर 2 ऐसा pH है, नहीं, यहाँ पर 4 ऐसा कोई pH नहीं है, 7 को भी हम नहीं मानेंगे, बट 10 क्या हमारा ऐसा pH है जिसको हम मोर देन 7 देखते हैं। ठीक है, और यही एक बेस का pH है जो कि हमको रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें यहाँ पर pH ऑफ ब्लड। ठीक है, हमने कहा कि हमारा जो ब्लड है वो लाइट बेसिक नेचर का है, अर्थात उसका pH मोर देन 7 होना चाहिए। तो हमको क्या इस pH के लिए ब्लड pH कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो एक एसिडिक नेचर के लिए है। ठीक, ये हमारा क्या एक बेसिक pH है। ठीक, तो यही क्या हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि बाकी जो pH है वो सब एसिडिक नेचर के लिए है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13 मीन्स दैट इट इज। हमने कहा कि जैसे जैसे pH 7 से इंक्रीज होता है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम pH को इंक्रीज करेंगे बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा, जो कि 12, 13, 14 के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH 12 हो, 13 हो, 14 हो, हम उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में देखते हैं। ठीक, तो यहां आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन का pH 0 है और हमें उस सॉल्यूशन को नेचर में बताना है, तो हमने कहा pH स्केल 0 से 14 पर जाती है और लेस देन 7 पर क्या हम एसिडिक नेचर देखते हैं। जैसे जैसे हमारा pH डिक्रीज होगा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, जो कि हमें 0 पर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हम 0 के लिए कैसा नेचर देखेंगे, एसिडिक। ठीक है, pH एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस देखना है, जो कि हम यहाँ से जब पूरा लेक्चर कंप्लीट देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हमको बहुत इजी लगने लगेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होगा। थैंक यू।